नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज बाल पॉकेट बुक्स का एक और मज़ेदार उपन्यास, चुड़ैलों की गली पार्ट 2। रह रहकर चीखें अभी भी उभर रही थी। दोनों ने उस तरफ नजर उठाकर देखा जिधर से चीखों का स्वर उभरा था। वहां उन्होंने भयंकर दृश्य देखा। महल की छत पर 2 काली व 2 गोरी चुड़ैलें दिखाई दे रही थी। वह चारों चुड़ैलें भयंकर स्वर में चीख रही थी। 3 चुड़ैलों ने एक व्यक्ति को दबोचा हुआ था। वह उनसे छूटने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। उसकी चीखें भी उनकी चीखों में सम्मिलित थी। चौथी चुड़ैल के हाथ में एक गंडासा था। उसने एक ही वार में उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। सिर महल से नीचे आ गिरा। राजीव, सरोज तीव्र स्वर में बोली। चुड़ैलों ने तो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। हाँ, अब क्या विचार है? उन चुड़ैलों को पकड़ना होगा। आओ मेरे साथ। दोनों तेजी से महल की तरफ भागे। कटे हुए सिर के पास वह रुके नहीं, उसके पास से भागते चले गए। महल के अंदर गहन अंधकार छाया हुआ था। दोनों ने जेब से पेन टॉर्च निकालकर जला ली। रोशनी होते ही फड़फड़ाहट की आवाज गूंजी। दोनों फुर्ती के साथ फर्श पर लेट गए। चमगादड़ चिचियाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। फिर वह उठकर आगे बढ़ने लगे। सरोज, राजीव बोला, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई नहीं दे रही। इतना बड़ा महल है, न जाने सीढ़ियां कहाँ हो, ढूंढनी पड़ेंगी। दोनों ने 4 कमरे व एक दालान पार किया। दालान के अंत में उन्हें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। वह टॉर्च की रोशनी में सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगे, क्योंकि सीढ़ियां कई जगह से टूटी हुई थी। छत साबुत थी, किंतु जब वह छत पर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नजर नहीं आया। उस जगह को जाकर उन्होंने गौर से देखा जहां पर 4 चुड़ैलों ने एक व्यक्ति को कत्ल किया था, लेकिन वहां लाश की तो बात दूर, खून की एक भी बूंद नजर नहीं आई। राजीव, सरोज बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या हमने जो देखा था वह धोखा था? यह कैसे हो सकता है? तब तो वह चुड़ैलें लाश को अपने साथ ले गई होंगी, लेकिन यहाँ खून की बूंदें तो होनी चाहिए थी। चुड़ैलें चाट गई होंगी। सरोज हंसकर बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं उसे प्रदर्शित नहीं कर पा रही। तुम मुझे ऐसा करना सिखा दो। अगर मुझे अभिनय करना आता होता तो मैं बम्बई जाकर हीरो न बन जाता। राजीव मुस्कुराता हुआ बोला, चलो नीचे चलकर देखते हैं। क्या? उस कटे सिर को जो ऊपर से नीचे गिरा था? जब धड़ गायब है तो सिर भी गायब मिलेगा। नीचे तो चलना है, देख लेंगे। दोनों सीढ़ियों द्वारा नीचे उतरे, फिर टॉर्च की रोशनी की सहायता से महल से बाहर आ गए। बाहर उन्होंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन उन्हें कटा हुआ सिर या खून की बूंदें कहीं भी दिखाई नहीं दी। राजीव, सरोज बोली, लगता है हमें जादूगर गोगिया पाशा टाइप जादू दिखाया जा रहा है। तभी तो मैंने इसे चुड़ैलों का तमाशा कहा था। हमें आतंकित करने के लिए ही यह सब तमाशे दिखाए जा रहे हैं। अब क्या विचार है, वापस चलें? चलो, हम यहाँ सारी रात पहरा देने नहीं आए। अभी वह लोग कदम आगे बढ़ाते तभी वहाँ भयंकर अट्टहास गूंज उठे। उन्होंने नजर उठाकर देखा, छत पर 2 काली चुड़ैलें खड़ी अट्टहास लगा रही थी। सरोज बोली, राजीव, लगता है तीसरा तमाशा दिखाने की तैयारी हो रही है। शायद। मेरे विचार से चुड़ैलें कहती हैं हम भय से बेहोश हो जाए ताकि वह हमारा खून चूस सके। लगता तो ऐसा ही है। तभी दोनों चौंक उठे। दोनों चुड़ैलों ने छत से नीचे छलांग लगा दी थी। दोनों स्तब्ध से उन्हें देखते रह गए। वह हवा में तैरती हुई नीचे की तरफ बढ़ती आ रही थी। राजीव, सरोज बोली, यह कौन सा जादू है? गोगिया पासा का तीसरा जादू। दोनों चुड़ैलों के पांव जमीन पर आकर टिक गए। कुछ क्षण वहां खड़ी होकर वह भयंकर रूप से अट्टहास लगाती रही, फिर अपने हाथ उठाकर कंठ से भयंकर आवाजें निकालती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों ने पास पड़ी एक एक डाल उठा ली। सरोज डाल हवा में लहराती हुई बोली, आओ और पास आओ, इतना मारूंगी कि चुड़ैल से औरत बन जाओगी, और मैं मार मार कर तुम्हारी काली चमड़ी को लाल कर दूंगा। राजीव बोला। दोनों चुड़ैलें उनके करीब नहीं आई, उनसे काफी दूरी से भागती हुई निकल गई, फिर झाड़ियों में जाकर ओझल हो गई। राजीव, चुड़ैलें तो हमारी टूटी डाल से डरकर भाग गई। सरोज बोली, गलत कह रही हो। फिर ठीक क्या है? छोटी चुड़ैलें बड़ी चुड़ैल को देखकर भाग गई हैं। धतूरे के, अब तुम पिटने से नहीं बच सकते, सरोज ने कहा और डाली हवा में लहराती हुई उसकी तरफ लपकी। राजीव भी भागा। दोनों ने भागते हुए गली पार की। उनकी मोटरसाइकिल अपनी जगह खड़ी थी। राजीव मोटरसाइकिल के पास रुक गया। सरोज उसके करीब पहुंचकर बोली,
मारूं? मार लो, लेकिन इस भूत पर डाली की मार का कोई असर नहीं होने वाला। अब ठीक है, अगर मैं चुड़ैल हूँ तो तुम भूत हो, बात बराबर हुई, सरोज ने कहा। फिर दोनों हंसने लगे। राजीव ने किक मारकर इंजन चालू किया, फिर सरोज के पीछे बैठते ही मोटरसाइकिल को गति दे दी। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। राजीव, कुछ देर की खामोशी के बाद सरोज बोली, चुड़ैलों का रहस्य समझ में आया? देखने में तो वह चुड़ैल ही नजर आती है, लेकिन चुड़ैल के रूप में वह कौन है यह समझ नहीं आया। मेरे विचार से वह हमारी तरह ही इंसान है। अगर वह हमारी तरह इंसान है तो उन खंडरों में भारी गड़बड़ हो रही है। तुम्हारा क्या विचार है? शहर में कुछ लोग खून पीने वाले पैदा हो गए हैं? शायद, लेकिन एक दूसरी बात भी हो सकती है। क्या? हो सकता है कुछ लोग खून बेचने का धंधा कर रहे हों। यानी दोनों में से एक बात हो सकती है। हाँ, लेकिन इस रहस्य पर से पर्दा कैसे उठेगा? कल या परसों तक इस रहस्य पर से हर हाल में पर्दा उठ जाएगा। कैसे? इंस्पेक्टर शमशेर अंकल के साथ मिलकर कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है। तभी वह चौंक उठे। एक कार बड़ी तेजी के साथ पीछे से आई और उन्हें क्रॉस करती हुई आगे निकल गई, फिर सड़क पर तिरछी खड़ी हो गई। राजीव अगर ब्रेक न लगाता तो अवश्य एक्सीडेंट हो जाता। सरोज ने खुद को लाख संभालने की कोशिश की, लेकिन वह उछलकर नीचे आ गिरी। राजीव व सरोज अभी संभलते उससे पहले ही कार से दो नकाबपोश बाहर निकले। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर पकड़े हुए थे। उनमें से एक बोला, हाथ ऊपर उठा लो, कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। दोनों ने शराफत से हाथ ऊपर उठा लिए। सरोज बोली, अगर तुम लोग लुटेरे हो तो तुम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। मेरे पास 2 रुपये 4 आने व इसके पास 8 रुपये 50 पैसे ही हैं। इतने से तो तुम लोग सिर्फ 2-4 दिन कैंपा कोला पी सकते हो, 3 दिन आलू बुखारा भी खा सकते हो। शट अप, एक नकाबपोश गुर्राया। सरोज, राजीव मूर्खों की तरफ पलके झपकाता हुआ बोला, तुमसे कह रहा है। नहीं, तुमसे कह रहा है, पूछ लो। भाई साहब, फैसला आप करो, आपने किससे शटअप कहा था? दोनों को। तो हम दोनों शटअप। खामोशी के साथ कार में बैठो। दोनों कार की तरफ बढ़ने लगे, इस तरह जैसे मार्च कर रहे हों। फिर वह एकदम पलटे और दोनों ने एड़िया बजाकर सैल्यूट दागा। दोनों नकाबपोश उनकी इस हरकत पर हंस पड़े। इसी क्षण दोनों ने एक साथ लात चला दी। वार सटीक बैठा। दोनों के हाथों से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरे। वह दोनों अभी कुछ समझते उससे पहले ही सरोज व राजीव ने आगे बढ़कर सिर की भरपूर टक्कर उनके पेट पर जड़ दी। दोनों उछलकर दूर जा गिरे, लेकिन वह फुर्ती के साथ उठे और उन दोनों पर झपटे। फिर उन चारों में घमासान लड़ाई छिड़ गई। लाते व घूसे दोनों ओर से बरसने लगे। नकाबपोशों की नकाबें खून से लाल हो गई। उनकी नाक से खून बहने लगा था। मौका मिलते ही नकाबपोशों ने राजीव व सरोज को धक्का दिया। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। नकाबपोश भागते हुए कार में प्रविष्ट हुए। जब तक राजीव व सरोज उठकर कार तक पहुंचते, कार गति पकड़ चुकी थी। सरोज तीव्र स्वर में बोली, राजीव, इनका पीछा करना चाहिए। सरोज की पिछली सीट पर बैठते ही राजीव ने किक मारकर इंजन चालू किया और मोटरसाइकिल को गति दे दी। कार उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब भी वह लोग काफी दूर तक चले गए, लेकिन स्याहपोशों की कार उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। राजीव, लगता है वह लोग भागने में सफल हो गए हैं। लेकिन वह थे कौन लोग? नकाबपोश। मेरी आंखें बटन नहीं हैं, मैंने भी देखा था। मैं तो यह पूछ रही हूँ, नकाब के पीछे उनके चेहरे कैसे थे? इंसानों के। धतूरे के? तुम सचमुच धतूरे हो। सरोज बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, पूछो कुछ, उत्तर कुछ। राजीव हंसता हुआ बोला, मेरी माँ, उनके बारे में जितनी जानकारी तुम्हें है उतनी ही मुझे है। वैसे मेरा अंदाजा है वह चुड़ैलों के भाई थे। क्या मतलब? जब चुड़ैलें मुझे आतंकित करने में काबू नहीं कर सकी तो उन्होंने अपने भाइयों को हमें काबू में करने के लिए भेजा, लेकिन वह भी बेचारे मार खाकर भाग गए। ओह, दूसरे लोगों का थोड़ा सा खून निकालकर चुड़ैलें उन्हें छोड़ देती थी, लेकिन हमें वह न छोड़ती। क्यों? क्योंकि हम उनके भाइयों द्वारा गिरफ्तार किए गए होते। हमें छोड़ देती तो उनका भेद न खुल जाता। अगर हम उनके काबू में आ जाते तो वह हमारा सारा रक्त निकालकर लाशों को कहीं फिकवा देते। सुनकर सरोज कांप कर रह गई। शहर में चुड़ैलों का आतंक। चुड़ैलें लोगों का खून पीती हैं, सिर्फ इतना कि वह मरे नहीं। चुड़ैलें अब तक कई लोगों का खून पी चुकी हैं। रात के समय लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है।
पुलिस लाख कोशिश करने के बाद भी चुड़ैलों को पकड़ नहीं सकी। चुड़ैलें कौन है, कहां से आई हैं, अभी तक यह बात रहस्य बनी हुई है। इस समय सारा शहर आतंकित है। लोगों ने सवेरे जब इस समाचार को विभिन्न अखबारों में विचित्र ढंग से पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अभी आतंक कुछ लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब सारे शहर में आतंक फैल गया था। दूसरे दिन उस समय सरोज राजीव के घर थी जब असलम वहां पहुंचा। दोनों कॉफी पी रहे थे। सरोज बोली, आओ असलम मियाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी। क्यों? तुम्हारे बिना कॉफी पीने का मजा नहीं आ रहा? तो लाओ, मैं भी पी लेता हूँ। कॉफी तो खत्म हो चुकी है, तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्यों राजीव? तुम कॉफी की बात कह रही हो? असलम तो पूरा खाना भी बना सकता है। राजीव पलके झपकाता हुआ बोला। देखो, असलम पूरे जोश में बोला, ना तो मुझे कॉफी पीनी है ना खाना खाना है। तब तो बड़ी खुशी की बात है। सरोज बोली, अब यह बता दो, तुम यहाँ आए किस लिए हो? लगता है, राजीव बोला, हमारे दर्शन करने आया है। क्यों असलम मियाँ, दर्शन हुए? हाँ, तुम लोगों के दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अब चलता हूँ। लेकिन राजीव, यह तो बता दो, चुड़ैलों के बारे में कुछ मालूम हुआ? हाँ, राजीव बोला, हम लोग तो बकायदा उनके दर्शन करके आए हैं। सच? क्या शानदार चुड़ैलें थी। सरोज बोली, हमें अपने घर ले गई, बकायदा बिरयानी व मुर्ग मुसल्लम द्वारा हमारा डिनर किया था। क्यों मजाक कर रही हो सरोज? राजीव से पूछ लो, वह तो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्यों राजीव? ठीक कह रही हो, कहती थी असलम का खून बड़ा मीठा था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आज रात तुम उनके पास चले जाओ। तुम लोग मुझे डरा रहे हो? तो तुम मत डरो, तुम दोनों से तो वही बात करे जिसने 100 कौवे खाए हों। खुदा तुम दोनों की जोड़ी से बचाए, असलम ने कहा। फिर तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर राजीव बोला, अब हमें भी चलना चाहिए। कहाँ? थाने, इंस्पेक्टर शमशेर अंकल से मिलने। उनसे मिलने के बाद ही आगे के बारे में कोई योजना बन सकेगी। तो चलो, देर करना ठीक नहीं। दोनों बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ रही थी। राजीव ड्राइव कर रहा था, सरोज पिछली सीट पर बैठी थी। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने दोनों का स्वागत किया। दोनों उनके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। राजीव बोला, अंकल, हम स्पष्ट देख रहे हैं, आप काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों सरोज? हाँ, किसी को समय देखना हो तो आपके चेहरे से देखकर समझ सकता है। 1 बजा हुआ है। यानी तुम्हें मेरे चेहरे पर 1 बजा दिखाई दे रहा है? सिर्फ आज, कल 2, फिर परसों 3 भी बज सकते हैं। राजीव, अंकल को इसका कारण भी बता दो। अंकल चुड़ैलों से परेशान हैं। ठीक कह रहे हो, उन चुड़ैलों ने सारे शहर में आतंक फैला दिया है। लोगों का खून चूस लेती हैं, लेकिन उन्हें मारती नहीं। जब खून पीकर ही उनकी प्यास बुझ जाती है तो वह हत्या का बोझ अपने सिर क्यों ले? क्या आपने उन्हें देखा भी है? पुलिस दल ने चुड़ैलों की गली व महल के खंडर की अच्छी तरह तलाशी ली थी, लेकिन हमें वहां कहीं भी चुड़ैल दिखाई नहीं दी। शायद पुलिस से चुड़ैलें दुखी हैं, लेकिन हमें चुड़ैलों के दर्शन दिए थे। क्या मतलब? सरोज, इंस्पेक्टर अंकल को मतलब भी बता दो। हम दोनों परसों रात चुड़ैलों के निवास स्थान तक गए थे। सरोज ने कहानी सुनानी शुरू की। फिर सरोज ने एक एक घटना बयान की। सुनने के बाद शमशेर ने पूछा, तुम दोनों किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि चुड़ैलों की जन्मभूमि वही खंडर है, वहीं से चुड़ैलें पैदा होती है। लेकिन वह चुड़ैलें नहीं, चुड़ैलों के रूप में कुछ बदमाश हैं। कौन हो सकते हैं, यही तो पता लगाना है। राजीव बोला, इसके लिए हमें उन खंडरों की गुप्त रूप से जासूसी करनी होगी। अपनी बात कुछ और स्पष्ट करो। राजीव ने अपनी योजना इंस्पेक्टर शमशेर को बता दी। सुनने के बाद वह बोला, मुझे तुम्हारी योजना पसंद आई। हम योजना बनाएं और वह पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो हम योजना सहित आत्महत्या कर ले। शमशेर मुस्कुरा दिया। फिर उसने चपरासी को बुलाकर चाय लाने का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद सरोज ने पूछा, एक बात अभी भी समझ नहीं आई। क्या? वह लोग आखिर खून का करते क्या हैं? या तो खून बेचते हैं या खून पीते हैं। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों अंकल? ठीक कह रहे हो, शमशेर बोला। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी योजना अवश्य कामयाब होगी। थोड़ी देर बाद चपरासी चाय ले आया। तीनों चाय पीने लगे। चरवाहों व किसानों के भेष में लगभग 1 दर्जन पुलिस के आदमी खंडरों में पहुंच गए और मौका देखते ही खंडरों में जा छुपे।
शमशेर सिंह साधु के भेष में कमंडल हाथ में पकड़े खंडरों के आसपास घूम रहा था। सभी के पास रिवॉल्वर व फालतू कारतूस मौजूद थे। राजीव व सरोज ग्रामीण लड़के लड़की के भेष में जब खंडरों की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय सूरज ढल रहा था। उस इलाके में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी व्यक्ति उस इलाके में दिखाई नहीं दे रहा था। राजीव, तुम्हारा क्या विचार है? हमें इस समय देखा नहीं जा रहा होगा। इस समय सभी की निगाहें हम पर हैं। तब तो अपराधी हमला करके हमें गिरफ्तार कर सकता है। मेरा इशारा अपराधियों की तरफ नहीं, खंडरों, झाड़ियों, पेड़ों व पशु पक्षियों की तरफ है। राजीव, सच कहूँ? कहो, तुम सचमुच धतूरे के हो। सरोज बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। कुछ तो हूँ, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं हो। सरोज कुछ नहीं बोली। दोनों चुड़ैलों की गली पार करके महल की तरफ बढ़ने लगे। राजीव, सरोज ने पूछा, क्या इंस्पेक्टर अंकल यहाँ पहुँच गए होंगे? वही नहीं, बल्कि पुलिस दल भी पहुँच चुका होगा, लेकिन दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। खंडरों में कहीं छुपे होंगे। दोनों इधर उधर घूमते हुए अचानक खंडर में प्रविष्ट हो गए। दिन के समय भी खंडर में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें गुर्राता स्वर सुनाई दिया, हैंड्स अप। लो, सरोज बुदबुदाई, फंस गए। हाथ ऊपर उठा लो, वरना गोली मार दी जाएगी। दोनों ने हाथ सिर से ऊपर उठा लिए। फिर राजीव बोला, हमने तुम्हारे आदेश का पालन कर लिया, अब हमें अपनी मोहनी सूरत दिखा दो। एक साधु आड़ से बाहर निकला। उसके एक हाथ में कमंडल व दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। सरोज, राजीव बोला, साधु महाराज है, प्रणाम करो। दोनों बकायदा फर्श पर छाती के बल लेट गए और एक स्वर में बोले, महाराज, अगर आपको उठाकर पानी में डुबकी दे दें तो निश्चित रूप में आप साधु से इंस्पेक्टर शमशेर सिंह बन जाएं। कहने के साथ ही दोनों फुर्ती से खड़े हो गए। फिर तीनों हंसने लगे। कुछ क्षण बाद शमशेर सिंह ने पूछा, जो साधु के भेष में था, बाहर कोई दिखाई तो नहीं दिया? नहीं। तो फिर आओ, खामोशी से बैठकर चुड़ैलों का इंतजार करें। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। बाहर रात की कालिमा और भी गहरी हो गई थी। खंडर के अंदर तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। तभी कदमों की हल्की पच्चाप खंडर के अंदर उभरी। अंकल, राजीव फुसफुसाया, शायद कोई आ रहा है। वह तीनों और भी ज्यादा आड़ में दुबक गए। तभी रोशनी की लकीर अंधेरे में फैलती चली गई। उन्हें कुछ मानव आकृतियां दिखाई दी जो एक तरफ बढ़ रही थी। 5 हैं, सरोज बुदबुदाई। उनसे कुछ दूरी पर वह पांचों रुक गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक उभरी हुई ईंट को दबाया। फर्श में एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया। पांचों उस रिक्त स्थान में समा गए। अंकल, राजीव फुसफुसाया, कौन थे, पहचान सके? नहीं, अंधेरे में उनकी शक्ल नहीं पहचानी गई। अब क्या विचार है? हम भी गुप्त मार्ग से चलते हैं। सरोज व राजीव ने टॉर्च जला दी। शमशेर सिंह ने उभरी हुई ईंट को दबाया। फर्श में रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। पांचों सीढ़ियां उतरते चले गए। नीचे एक राहदारी थी। उसके बाद एक कमरा था। कमरे की एक दीवार थोड़ी सी टूटी हुई थी। उसमें से प्रकाश छनकर बाहर आ रहा था। दोनों ने उसी जगह पहुंचकर अंदर झांक कर देखा। अंदर उन्हें आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। कमरे में बैटरी चलित 2 इमरजेंसी लाइटें जल रही थी। उन्हीं का हल्का प्रकाश कमरे में फैला हुआ था। उस प्रकाश में उन्होंने 5 अफ्रीकनों को देखा। उनमें 2 युवतियां थीं और 3 मर्द। 2 युवतियों ने नकली नाखून, नकली दांत लगाकर व काला चोगा पहनकर काली चुड़ैलों का रूप धारण कर लिया था। 2 मर्दों ने सुनहरी बालों का विग व चेहरे पर गोरे रंग का मास्क अभी अभी लगाया था। हाथों में उन्होंने कंधों तक सफेद चमड़ी के दस्ताने पहन लिए जिसमें नाखून उभरे हुए थे। मुंह में 2 लंबे लंबे दांत लगा लिए थे। अब वह गोरी चुड़ैलें दिखाई दे रहे थे। अंकल, सरोज बोली, चुड़ैलों का रहस्य मालूम हो गया? हाँ, अभी एक रहस्य और मालूम करना है। कौन सा? यह लोग इंसानी खून का क्या करते हैं? उसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह लोग कोई शिकार फांस कर नहीं लाते। तभी उन 5 में से एक व्यक्ति बोला, अब तुम चारों बाहर जाओ और शिकार फांस कर लाओ। आप हमारा यही इंतजार करिए। देख लो, पॉकेट टेप रिकॉर्डर ठीक से काम कर रहा है। एक काली चुड़ैल ने लबादे में से पॉकेट टेप रिकॉर्डर निकाला और बटन दबाकर उसे स्टार्ट कर दिया। भयंकर अट्टहास गूंजने लगा। अट्टहास वैसे ही थे जैसे उन्होंने चुड़ैलों के मुख से सुने थे। बटन ऑफ करती हुई वह चुड़ैल बोली, ठीक है, लेकिन एक बात की तरफ तो हमने ध्यान नहीं दिया।
पांचवा हफ्सी बोला, क्या राजीव व सरोज की तरफ से खतरा टला नहीं? उनकी तरफ से खतरा बना हुआ है। बाहर तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया। उस दिन वह बचकर निकल गए थे, लेकिन आज जैसे ही वह दिखाई दें उन्हें गोली मार दी जाए। हम ऐसा ही करेंगे, चारों एक स्वर में बोले। फिर वह कमरे से बाहर निकलते चले गए। उनके जाने के बाद राजीव बुदबुदाया, इंस्पेक्टर अंकल, आपने इन्हें पहचाना? अच्छी तरह। सब मोनालिसा क्लब के संचालक हैं। एक तो क्लब का मालिक अल्टोबा व दूसरा लुम्बा है। बाकी दोनों उनकी पत्नियां हैं। पांचवा व्यक्ति क्लब का पार्टनर है। आपने ठीक पहचाना। थोड़ी देर बाद सारे भेद खुल जाएगा। हमें यहीं रहकर उनका इंतजार करना चाहिए। मैं पुलिस फोर्स को यहीं बुला लाता हूँ। तुम लोग यहीं रहो, शमशेर सिंह ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। झाड़ियों के बीच में एक कार छुपी हुई थी। दोनों काली चुड़ैलें पिछली सीट पर व दोनों गोरी चुड़ैलें अगली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कार झाड़ियों से बाहर निकलकर दौड़ने लगी। सड़क से इधर ही ढलान पर उसने कार रोक दी। फिर चारों चुड़ैलें सड़क पर आ गई। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक कार सामने से चली आ रही थी, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था। चुड़ैलों को देखकर युवक ने कार रोक दी। युवती चीखकर उससे लिपट गई। एक चुड़ैल ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। चुड़ैलों के भयंकर अट्टहास गूंजने लगे। फिर वह चारों हाथ आगे फैलाकर कार की तरफ भागी। करीब पहुंचकर वह दोनों तरफ की खिड़कियों पर लंबे लंबे नाखून मारने लगी। युवक भी भय की अधिकता के कारण बेहोश हो गया। फिर चुड़ैलों ने कार के दरवाजे का लॉक तोड़ा और उन दोनों को खींचकर बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद चुड़ैलों की कार खंडर की तरफ दौड़ रही थी। बेहोश युवक और युवती कार के अंदर उनके साथ मौजूद थे। खंडर के पास झाड़ियों में उन्होंने कार को घुमाया और उन दोनों को खींचकर फिर बाहर निकाल लिया। दो चुड़ैलों ने उन्हें कंधे पर लादा। फिर वह खंडर के अंदर की तरफ बढ़ गए। टॉर्च की रोशनी में गुप्त द्वार खोला गया। फिर वह चारों सीढ़ियां उतरकर नीचे तहखाने में पहुंच गए। अल्टोबा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं, एक चुड़ैल बोली। बड़ी आसानी के साथ हम इन दोनों को यहाँ ले आए हैं। अब जल्दी के साथ इन दोनों का खून निकालने का प्रबंध करो। कुछ ही क्षणों में प्रबंध हो गया। सबसे पहले युवती का खून निकाला जाने लगा। अंकल, सरोज सरसराते स्वर में बोली, उन्होंने खून निकालना शुरू कर दिया है। कोई नहीं, वह सिर्फ इतना खून निकालेंगे कि युवती मरे नहीं। हम उन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम करना है वह खून का करते क्या हैं। फिर वह खामोशी से उन निशाचरों की कार्यवाही देखने लगे। युवती के बाद युवक का भी खून निकाल लिया गया। दोनों का खून शीशे के जारों में एकत्रित कर लिया गया। एक चुड़ैल ने पूछा, क्या अब इन्हें बाहर छोड़ाएं? पहले उस जगह दांतों का निशान बनाओ जहां से खून निकाला गया है। उसके बाद पहले हम खून पिएंगे, टोबा बोला। फिर उन्हें क्लब जाते हुए रास्ते में कहीं फेंक देंगे। ठीक है अंकल, राजीव बोला। तो यह लोग खून बेचते नहीं, खून पीते हैं। पीने दो। डॉक्टरी जांच में हमें प्रमाण मिल जाएगा कि यह लोग इंसानों का खून पीते हैं, तब यह लोग कानून से बच नहीं सकेंगे। ठीक है। पांचों ने थोड़ा थोड़ा खून पी लिया। तब शमशेर सिंह के इशारे पर पुलिस दल आड़ से बाहर निकला और उन्हें घेर लिया। सबके हाथ में रिवॉल्वर थे। वह पांचों पुलिस के आदमियों को देखकर स्तब्ध रह गए। शमशेर गुर्राया, तुम में से जिसने भी गलत हरकत की उसे गोली मार दी जाएगी। तुम लोगों का नाटक आज खत्म हो गया है। हाथ ऊपर उठा लो। पांचों ने हाथ ऊपर उठा लिए। उन पांचों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। डॉक्टरी जांच के बाद प्रमाणित हो गया कि वह लोग इंसानों का खून पीते हैं। वह पांचों अफ्रीका की डोमा जाति के थे। डोमा जाति आदमखोर होती है। इंसानों का मांस खाने के साथ साथ उनका खून भी पीती है। पांचों पढ़े लिखे थे। भारत में आकर उन्होंने एक होटल खरीदा, जिसे क्लब का रूप दे दिया। मांस खाने की उनकी आदत तो छूट चुकी थी, लेकिन खून पीने की आदत को वह नहीं छोड़ सके। भारत में भूत प्रेतों व चुड़ैलों पर विश्वास किया जाता है, इसलिए उन्होंने चुड़ैलों का नाटक खेला था। खून निकालने के बाद उस जगह दांतों का निशान बना दिया जाता था, जिससे सब यही समझे कि चुड़ैलें इंसानों का खून पीती हैं। सरोज व राजीव की बहादुरी व बुद्धिमानी के कारण चुड़ैलों के नाटक का अंत हुआ था। तो यह था मनोज बाल पॉकेट बुक्स का एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।